दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। तो वन शॉट सीरीज में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसे एक क्वेश्चन आना मतलब 2-3 सालों में फिलहाल तो आ रहे हैं, तो हम तो यही मान के चलेंगे कि इस साल का भी जो नीट का एग्जाम होगा इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2017 से पहले इसमें क्वेश्चन नहीं आए थे, बीच में 3-4 साल, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 सालों से इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं और वन शॉट सीरीज में हम लोग उसकी थ्योरी पे भी बात करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस एग्जाम में पिछले साल के पेपर को थोड़ा सा मतलब अगर उसके एनालाइज करेंगे किस तरीके के क्वेश्चन वो मेनली उठा रहा है, तो हम वो क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करेंगे। तो उस चैप्टर का नाम है बच्चों लोग, जो हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। बस थोड़ा बहुत मैं आपको H2O D2O के बारे में बता दूंगा, H2O2 के बारे में थोड़ी सी चीजें बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हाइड्रोजन का प्रिपरेशन, चलिए मैं बोलने से अच्छा मैं लिख देता हूँ कि क्या क्या चीजें मैं आपको आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मुन्ना आइसोटोप्स के बारे में, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ कैसे पाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है। आइसोटोप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जिसे फिर हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बहुत लोगों को लग रहा होगा ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कौन सी चीज है, हमने तो ऐसी कोई चीज नहीं सुनी है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन तो होती है भाई। जैसे कि हाइड्रोजन किसको आप समझते हो, हाइड्रोजन मतलब H, लेकिन एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। एलिमेंटल फॉर्म में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल में H दिया हुआ आता है, लेकिन वो पाया किस फॉर्म में जाता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में पाया जाता है। ये चीज बताना है। जो H होता है उसको क्या कहते हैं, H को नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं और H को आप लोग एटॉमिक हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक। उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा, आपसे बात करूंगा प्रिपरेशन ऑफ H2, मतलब H2 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, और हम लोग थोड़ी बहुत बात कर लेंगे कि जो D2O H2O इनके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात चर्चा करेंगे, H2O D2O और H2O2 के बारे में, ठीक। तो बेसिकली आज आप लोगों को इतना, आप लोगों का आज क्लास में इतनी चीजें हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। इसको माइनर समझ के इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं इस चैप्टर को, तो अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो ये साफ हो जाएगा 4 नंबर। और आपको पता है आज के समय में 4 नंबर लूज करना मतलब क्या है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में। देखो 3 फॉर्म में हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा देखो आइसोटोप्स जो होते हैं ना वो डिफर कैसे करते हैं। आइसोटोप्स होते सेम एलिमेंट्स हैं, अब सेम एलिमेंट्स की पहचान क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिसमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम है ना तो वो सेम एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स भले अलग है, न्यूट्रॉन्स की संख्या भले अलग है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भले अलग है, लेकिन अगर प्रोटॉन्स की संख्या सेम है तो वो सेम एलिमेंट है। तो कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तो सेम नहीं होती है, ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई भी आइसोटॉप हो उसमें इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है। तो मैं बता रहा हूं मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। जानते हो आप लोग कि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन में 17 प्रोटॉन होते हैं और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बना ले तो अब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या अभी ये क्लोरीन नहीं रहा, क्या अभी ये क्लोरीन नहीं रहा, रहा ना क्लोरीन। क्या अब ये कोई नोबल गैस बन गया, एटम तो अभी भी क्लोरीन का है, भले इसमें इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गया है नॉर्मल क्लोरीन से, लेकिन ये एटम किसका है, अभी भी क्लोरीन का एटम है। क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 17 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो अभी भी 17 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से पता करते हैं कि ये एलिमेंट कौन सा है, ठीक। तो देखो जो हाइड्रोजन होता है वो मेनली 3 फॉर्म में पाया जाता है। एक फॉर्म होता है बच्चों जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटियम,
एक होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिटियम। रेडियो एक्टिव होता है ये, ठीक है। देखो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में क्या अंतर है। प्रोटियम जो होता है इसमें एक प्रोटॉन, अच्छा प्रोटॉन तो सब में सेम पाए जाएंगे, ठीक है, प्रोटॉन तो सब में सेम पाए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ड्यूटेरियम में भी एक प्रोटॉन, ट्रिटियम में भी एक प्रोटॉन, लेकिन प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो शून्य होती है, 0 न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये होता है मास नंबर। तो प्रोटियम का मास नंबर होता है 1, ड्यूटेरियम का मास नंबर होता है 2 और ट्रिटियम का मास नंबर होता है 3। और इसमें पूछ लिया जाए, नीट का अलर्ट बता दे रहा हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आइसोटॉप्स में कि बताओ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में सबसे ज्यादा एबंडेंस किसकी होती है, तो मोस्ट एबंडेंस होता है बच्चों प्रोटियम, मोस्ट एबंडेंट होता है प्रोटियम। समझ रहे हैं ना। बस तो नीट स्पेशल एक ही पॉइंट यहां से, आज आइसोटॉप से नीट स्पेशल एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है सामने कि इन तीनों आइसोटोप्स में से सबसे ज्यादा अबंडेंस, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा वाला हाइड्रोजन पाया जाता है, तो कौन सा, प्रोटियम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो आराम आराम से चलते हैं। देखो चूंकि all isotopes have same number of electrons, all isotopes have same number of electrons, या कह सकते हैं सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब कि किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज मेनली डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, ठीक है। तो मेनली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, और तीनों जो आइसोटॉप है उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, यानी कि ये जितने भी तीनों आइसोटॉप हैं इनकी जो प्रॉपर्टी होगी, जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो सेम होगी, लेकिन एक चीज में अंतर होता है, एक चीज में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आपको मैं बता देता हूं, रेट ऑफ रिएक्टिविटी में डिफरेंस होता है। देखो कहने का क्या मतलब है कि जैसे रेट ऑफ, जैसे मान लो तुमको हाइड्रोजन दे दिया, तुमको ड्यूटेरियम दे दिया, D2 दे दिया, मतलब H2 मतलब प्रोटियम हो गया, ठीक है। मान लो प्रोटियम दे दिया और ड्यूटेरियम दे दिया, बोलेगा इनको क्लोरीन से रिएक्ट कराओ, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, ये क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाएगा HCl और ये क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाएगा DCl। बस डिफरेंस क्या होगा कि ये Cl के साथ थोड़ा जल्दी फास्ट रिएक्ट कर जाएगा और ड्यूटेरियम जो है वो इसके साथ स्लो रिएक्ट करेगा। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि D के बीच में जो बॉन्ड होता है वो H के बीच में जो बॉन्ड होता है उससे ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। H को पहले, क्योंकि अगर जैसे देखो हाइड्रोजन D2 ये और ड्यूटेरियम ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, H2 और D2 के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर इनको किसी के साथ रिएक्ट हमको करवाना है तो पहले इनके पुराने बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन का नाम ही यही है, केमिकल रिएक्शन की परिभाषा यही है, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जिस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी वो वाला प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, और जिस बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा उसको तोड़ने में हमको उतना समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यानी कि बस किसका डिफरेंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का डिफरेंस होता है, यानी कि काइनेटिक्स अलग अलग होती है दोनों की, नहीं तो प्रॉपर्टीज दो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होती है, दोनों क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, हाँ एक स्लो रिएक्ट करेगा एक फास्ट रिएक्ट करेगा, लेकिन रिएक्ट दोनों करेगा, ये बात हो गई, ठीक है। चलो अब मैं तुमको बताता हूं, एक पॉइंट यहां पे तुमको क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान देना। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं,
जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास नंबर के। अरे फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? अरे भाई वही बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। और ये उनका ज्यादा होता है जिसका मास नंबर ज्यादा होता है। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी? ज्यादा होंगी। तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह इन सब की, तो वो सबसे ज्यादा ट्रिटियम का होगा, फिर ड्यूटेरियम का होगा, और सबसे कम किसका होगा? प्रोटियम का होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मास नंबर पे डिपेंड करता है, तो मास नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी। तो सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्यों सेम होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे, और इलेक्ट्रॉन्स तो सब में बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन सब में बराबर होते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं? सेम होती है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कितना एटम भारी है, और इन सब सारी चीजों पे फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को अलग रखना केमिकल प्रॉपर्टीज से, दोनों को मिला के नहीं रखना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ H2 की। प्रिपरेशन ऑफ H2, प्रिपरेशन ऑफ H2। ठीक है, मतलब H2 को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? देखो एक बात मैं तुमको बता दे रहा हूं कि H2 को प्रिपेयर करने के एक तो लेबोरेटरी का मेथड होता है, मतलब जो लैब में बनाया जाता है, इन लैब। ये ज्यादातर जो केमिस्ट्री स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, वही लोग इसको लैब में बनाते हैं। इससे हम लोग इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं यहाँ से बनाते, क्योंकि यहाँ से बनाना ना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, थोड़ा सा नॉन प्रॉफिटेबल होता है। तो इंडस्ट्री ऐसा काम कभी नहीं करती है जो चीज नॉन प्रॉफिटेबल हो, वो हमेशा वही काम करती है जिसको बनाने में कम खर्चा है, ताकि उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो लैब में हम क्या करते हैं? देखो, लैब में हम H2 निकालने का एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जहां पे, अब देखो, अगर मान लो तुमको H2 बनाना है, तुमको अगर H2 बनाना है तो तुमको क्या करना पड़ सकता है? H2 बनाने के लिए दो हाइड्रोजन जब ऐसे जुड़े होते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो उससे क्या बनता है? H2 बनता है। तो तुमको क्या चाहिए होगा? दो H चाहिए होगा, और इस H को बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो ये कैसे बनेगा, ये कहां से मिलेगा? अगर मान लो, ठीक है, हम मान लो अगर जैसे कि H है, ठीक है, हाइड्रोजन, वो किसी एक ऐसे ग्रुप से, मान लो कोई अल्फा ग्रुप है उससे जुड़ा हुआ है, और ये अल्फा ग्रुप क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अल्फा ग्रुप की हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये हाइड्रोजन और अल्फा के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होकर बॉन्ड बना है, उसको ये अल्फा ग्रुप क्या करेगा? अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जब अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन को वो आकर्षित करेगा अल्फा ग्रुप, तो इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर जैसे पार्शियल पॉजिटिव आता है मुन्ना, तो वो परेशान हो जाता है, क्योंकि भाई कोई नहीं चाहता। पहली बात तो ये उसका भी इलेक्ट्रॉन ये खींच ले। यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? अल्फा का है। लेकिन जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लगता है अल्फा, तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन भी जाने लगता है। तो ये सोचता है कि यार इनके साथ रहूंगा तो ये लगातार इलेक्ट्रॉन ही खींचते रहेंगे। मैं यहाँ इनके साथ बॉन्ड बनाया था ताकि मैं अपना सिंगल जो इलेक्ट्रॉन था उसको पेयर कर सकूं, और ये मेरे ही इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो अगर उस मोमेंट पे, जब ये रिश्ता कमजोर हो रहा होता है, अगर उस मोमेंट पे हम किसी ऐसे को लेके चले आए जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, तो हम यहां से हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों लेबोरेटरी में हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए जिंक है, ठीक है, जिंक की रिएक्शन अगर हम लोग HCl 2HCl से, अभी बता रहा हूं 2HCl क्यों करा, अगर इससे हम रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो यहां पे हमको मिलता है ZnCl2 प्लस H2, और H2 क्या होता है? गैस। तो ऐसे तीर बना दो। अब देखो यहां पे रिएक्शन कैसी होती है। जो जिंक हो, अब देखो जो जिंक होता है, जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी
हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी से ज्यादा होती है, मतलब डोनेट करने की। तो अगर मान लो जिंक और हाइड्रोजन इन दोनों को साथ में रख दिया जाए तो कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? क्यों, जब जिंक की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन देगा। अब तुम कहोगे तुमको कैसे पता कि जिंक की ज्यादा है? तो मुझे पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा हूं, शायद आप लोग भी पढ़े हो अपनी तैयारी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही ये बोलती है कि जिंक इलेक्ट्रॉन, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है कि वो उस जिंक का ऑक्सीडाइज करने की पावर हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो यानी कि वो पहले, और ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन देना, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहां पे 2 HCl थे, 2 HCl क्यों लिए भी तुमको समझ में आ जाएगा। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भाई हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, मैं बता दे रहा हूं, और तुमको ये पता भी है, 10th पास की हो, 11th पास की हो, और कुछ 11th में होगे भी, तो केमिकल बॉन्डिंग अगर पढ़े हो तो तुमको ये चीज का आइडिया होगा कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपना जो रिस्पेक्टिव पीरियड होता है ना उसमें सबसे ज्यादा होती है, और सबसे कम होती है किसकी? हाइड्रोजन की, और सॉरी नोबल गैसेस की। ठीक है, नोबल गैसेस और ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये तो खाली बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब क्या होता है कि इस क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की से, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। इस भी हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन ढूंढ कहता है यार बहुत तकलीफ हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा खींच रहा है। जिंक कहता है मेरे पास ना 4s में 2 इलेक्ट्रॉन में रखा हूं अपने। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने मन में, अपने खोपड़ी में रिवाइज करोगे जिंक का, तो तुमको 4s2 देखने को मिलेगा। तो जिंक बोलेगा कि मेरे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं चाहूं तो अपने उन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं। तो जिंक कहेगा कि ए भाई, एक इलेक्ट्रॉन तुम H लो। पहले देखो H इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा, जब H और Cl के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देना इसको भाई। ठीक है, H और Cl के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन है, और Cl धकाधक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, धकाधक खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। हाइड्रोजन, जिंक बोला कि हाइड्रोजन मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कहेगा मैं कैसे ले लूं, भले ये खींच रहा है लेकिन है तो अभी भी ये मेरे ऑर्बिटल में ही ना। तो कहेगा ठीक है, तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन को, मेरे एक इलेक्ट्रॉन के अपने ऊपर लो, और ये Cl को, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेने दो। तो अगर HCl में Cl इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ले लेगा तो ये क्या बना देगा, एक सेकंड, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा एक H प्लस बना देगा, और एक क्या बना देगा, Cl माइनस। ठीक है, अब H प्लस बन गया। अब जिंक ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था वो H प्लस क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो H प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना देगा, H डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास अनपेयर्ड स्टेट में, इसको बोलेंगे नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, जो चीज इसके साथ हुई वही चीज दूसरे वाले मॉलिक्यूल के साथ होगी, क्योंकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो इस प्रोसेस में तुम्हारे पास एक और H डॉट बन जाएगा। अरे 2 H डॉट, 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन गए ना। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या समझाया हूँ यहाँ पे कि H2 बनाने के लिए 2 नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है। मिल गया ना यार दोनों नेसेंट हाइड्रोजन, तो बना दो ना H2, मैंने बना तो दिया था। समझ में आ गया? तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लेते हैं, या फिर कह दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, या फिर कोई ऐसा मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा हो, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन अगर किसी ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से जुड़ा हुआ है जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो उस वहां पे हाइड्रोजन सफर कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन की कमी से। तो कोई अगर हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला अगर कोई एलिमेंट आता है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और वहां से वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है। देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, एक चीज और यहाँ पे देख लो। जब जिंक ना, यही जिंक जब NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है तो यहां पे ये बनाता है Na2ZnO2 और H2। तो हमारा जो जिंक है ना, जिंक जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है, या जिंक जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, दोनों केसेस में ये हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है, इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस। दोनों केस में, चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो बेस के साथ रिएक्ट करे, तो वो क्या करता है, वो हर केस में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है, ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गई। अब देखो, अब एक पॉइंट यहां पे मैं तुमको पहले लिख देता हूं, ऑल द एक्टिव मेटल्स
लाइक ग्रुप 1 2, ग्रुप 1 2 मतलब एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, आयरन, जिंक, कोबाल्ट can liberate H2 from dilute solutions। ये क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन से, मतलब डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशंस, ठीक है। डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन अगर कोई है तो ये मेटल्स जैसे कि ग्रुप 1 के मेटल, एल्कली अर्थ मेटल और एल्कली मेटल्स, और आयरन, जिंक और कोबाल्ट, इन तीनों को याद रखना, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल को याद रखना। तो ग्रुप 1 2 के मेटल कौन है, तुम्हारा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंसियम हो गया, बेरियम हो गया, सीजियम हो गया। तो ये सब जो मेटल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जब इनको तुम डाइल्यूट एसिड के सोल्यूशन में डालोगे तो वहां से ये H+ को क्या कर सकते हैं, लिबरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज देखना है हमको, ठीक है, कि जो जिंक होता है ना, जिंक को जब नाइट्रिक एसिड भी तो एक एसिड है, जब जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ रखते हैं ना, तब ये इवॉल्व नहीं कर पाता है, नो इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो नहीं हो पाता है। ऐसा जानते हो क्यों होता है, क्योंकि Zn2+ जब बनता है, अच्छा देखो नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, पहली बात तो नाइट्रिक एसिड एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड एक तरीके का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या होता है कि जब नाइट्रिक एसिड NO3- जो होता है, NO3- जब जिंक के साथ कंबाइन करता है तो ये बना देता है Zn2+ और NO2, ठीक है, और NO2, ठीक है। अब होता क्या है कि इसको, ये जो NO2 होता है, NO2- जो यहाँ पे बना, सॉरी NO2-, ये क्या करता है, Zn2+ को ना फिर से रिड्यूस करके जिंक के फॉर्म में पहुंचा देता है, जिसकी वजह से जिंक जो होता है वो डाइल्यूट एसिड से H+ को रिमूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, एक रिमार्क या नोट डालिए, क्योंकि ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। नोट, ठीक है, नोट देखो, एम्फोटेरिक मेटल्स, ठीक है, एम्फोटेरिक मेटल्स कैन लिबरेट H2 from both acids as well as bases। जितने एम्फोटेरिक मेटल होता है, चलो मैं पहले लिखता हूं, Sb, जिंक, As, Sn, Pb, एल्यूमिनियम, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। देखो बहुत ध्यान से सुनना, जितने तुम्हारे, मैंने इससे पहले वाले जो स्लाइड था, पहले वाले स्लाइड में मैंने तुमको लिखाया है कि जितने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, और जिंक, कोबाल्ट और आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, आयरन और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं वो तुम्हारा डाइल्यूट एसिड में से क्या कर सकते हैं, H2 लिबरेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो एम्फोटेरिक मेटल्स हैं, एम्फोटेरिक मेटल जो होते हैं वो लिबरेट कर सकते हैं H2 एसिड से भी कर सकते हैं और बेस से भी कर सकते हैं। अब तुम पूछोगे कौन से एम्फोटेरिक मेटल, तो वो है तुम्हारे सामने। तो एक ट्रिक है, याद कर सकते हैं, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। अब यहाँ पे जो की है ना, ये की वाला यूजलेस है, क्योंकि इसमें सेंटेंस बनाना था ना भाई, सब जन आस सुनो प्रभु अल्लाह नहीं कर सकते थे, इसीलिए की को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो ये चीज तुमको याद रखना, ये फ्रेज याद रखना, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे की का कोई मतलब नहीं है, सब का मतलब SB, जब जन का मतलब है Zn, ठीक है, आस का मतलब है As, और सुनो का मतलब है Sn, प्रभु मतलब Pb, और अल्लाह मतलब
एल, तो अल्लाह मतलब एल हो गया, प्रभु मतलब पीबी, सुनो मतलब एसएन, आस मतलब एएस, जन मतलब हो गया तुम्हारा जेडएन, और सब का मतलब हो गया एसबी। तो इतने एलिमेंट्स हैं, इतने जो मेटल्स हैं मेरे भाई, इतने मेटल्स, अगर इनको तुम एसिड में भी डालोगे तो वहां से ढप से H2 निकाल देंगे। इतने मेटल्स को अगर बेस में भी डालोगे तो ये वहां से भी H2 निकाल देंगे। तो बहुत ही ज्यादा दोनों तरफ से रिएक्शन करने वाले मेटल्स हैं, और इसको याद करने की ट्रिक है, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। इसमें की का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, सब का मतलब एसबी, जन का मतलब जेडएन, आस का मतलब एएस, सुनो का मतलब एसएन, प्रभु का मतलब पीबी, और अल्लाह का मतलब एएल। ठीक है, तो आप समझ गए। बेस से भी इनकी रिएक्शन कराओगे वहां भी H2 निकाल देंगे, एसिड से भी इनकी रिएक्शन कराओगे ये वहां से भी निकाल देंगे। ठीक है, अब चलो हम लोग क्या करते हैं, एक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्रियल मेथड पढ़ रहे हैं कि जहां से इसको बनाया जाता है, कॉमर्शियल मेथड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखो कॉमर्शियल मेथड या इंडस्ट्रियल मेथड्स। ठीक है, देखो जनरली मैं तुमको बता दे रहा हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से इसको बनाया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो प्रोसीजर होती है ना, कि वहां पे केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी का उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहती है उसको चेंज कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और वहां पे हम डिपोजिशन कराते हैं। उसमें जैसे होता क्या है इलेक्ट्रोलिसिस में, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे तुमको बता दे रहा हूँ, और बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो लोग भी पढ़े होंगे, जो पढ़ते हैं उनको ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हम लोग क्या लेते हैं ना, जैसे हम लोग ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन को किसको कहते हैं, NaCl के सोल्यूशन को। ठीक है, तो NaCl और वाटर लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। देखो यहाँ पे कितने कितने दो कैटायन मौजूद होते हैं, Na प्लस और वाटर से H प्लस, Cl माइनस और OH माइनस। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस में दो रॉड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव आयन डिस्चार्ज होता है। अब निगेटिव आयन दो है, एक Cl माइनस है, एक OH माइनस है। तो Cl माइनस जो होता है ये जाता है इसके पास, Cl माइनस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और Cl माइनस को Cl नेसेंट क्लोरीन में कन्वर्ट कर देता है, और दो नेसेंट क्लोरीन मिलके आपस में क्या बना लेते हैं, Cl2। तो यहां से तो Cl2 इवॉल्व होता है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन इसने Cl माइनस से निकाला, ये तार के मदद से इधर भेज देता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद हैं, एक NaH प्लस और एक Na प्लस। तो भाई H प्लस जो होता है उसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो होता है वो Na प्लस से ज्यादा होता है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वहां पे H प्लस और Na प्लस दोनों मौजूद हैं, तो H प्लस जो होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, H प्लस ले लेगा। जब H प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये नेसेंट हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और दो नेसेंट हाइड्रोजन अगर कंबाइन हो जाते हैं तो H2 बना लेते हैं। तो जब ब्राइन सोल्यूशन जो होता है, ब्राइन सोल्यूशन की जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहां पे दो गैसेस निकलती हैं, तो वहां पे दो गैसेस निकलती हैं, एक निकलता है तुम्हारा H2 और एक निकलता है तुम्हारा Cl2। तो बच क्या गया, Na प्लस बच गया या OH माइनस, और OH माइनस बच गया। तो Na प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। ठीक है, तो या फिर कोई ये भी बोल सकता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ब्राइन सोल्यूशन की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हमको क्या मिलता है, तब हमको वहां पे मिलता है H2 गैस। या फिर ये भी बोल सकते हैं जब हम लोग NaOH की सिंथेसिस करते हैं, जब NaOH को बनाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से, तब हमको क्या मिल जाता है, H2 मिल जाता है और Cl2 मिल जाता है। ठीक है, अब देखो एक हम लोग और प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, और ये प्रोसेस को थोड़ा मार्क कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस को मार्क करना तुम। एक सेकेंड, समझ में आ रहा होगा, सिंपल ही है यार, कुछ बहुत बड़ा तो पढ़ा नहीं रहा हूं ऐसा बिना समझ में आए। देखो बॉस प्रोसेस, अब इस बॉस प्रोसेस की खासियत क्या है, नीट स्पेशल आ गया, दिमाग का घंटा बजना चाहिए इस पॉइंट पे।
क्योंकि यहाँ पे नीट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। पूछता है ना कि वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड इन विच प्रोसेस, वाटर गैस किस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है, उसमें ऑप्शन में रहेगा बॉस प्रोसेस और उसी को टिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बॉस प्रोसेस के सामने इंपॉर्टेंट लिखो, बॉस प्रोसेस प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। किसको कहते हैं वाटर गैस, CO+H2 को, इसको कहते हैं वाटर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर। ठीक है, अब देखो कैसे बॉस प्रोसेस में रिएक्शन किस तरह होती है। इसमें कार्बन का सोर्स लेते हैं, कार्बन का सोर्स कौन कौन सा, अरे हाइड्रोकार्बन ही सबसे बड़े सोर्स हुए कार्बन के। ठीक है, कार्बन के सोर्स को हम लोग क्या करते हैं, स्टीम के साथ, मतलब वाटर तो लिखा है यहाँ पे लेकिन स्टीम होता है, गैसियस फॉर्म में वाटर होता है। ठीक है, स्टीम के साथ हम लोग 1270 केल्विन पे स्पेसिफिक टेम्परेचर है, इस पे हम लोग हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है और हमको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो जब किसी भी कार्बन के सोर्स को यानी किसी हाइड्रोकार्बन को स्टीम के साथ, वाटर नहीं, और वैसे भी यार 1270 केल्विन पे अगर वाटर की किसी के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो वाटर के फॉर्म में रहेगी कहाँ, वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में तो नहीं रहेगी। तो जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को 1270 केल्विन पे वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो हमको वहां पे क्या मिलती है, वहां पे हमको मिक्सचर ऑफ गैस मिलती है और इस मिक्सचर ऑफ गैस को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर गैस। क्या बोलते हैं, वाटर गैस। इसको हम लोग वाटर गैस भी कहते हैं, इसको हम लोग सिन गैस भी कहते हैं, या इसको हम लोग सिंथेसिस गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके 3 नाम है, सिन गैस, सिंथेसिस गैस और वाटर गैस। और ये कैसे बनती है, जब हम हाइड्रोकार्बन को, किसी हाइड्रोकार्बन को गैसियस वाटर के साथ 1270 केल्विन पे क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तब बनता है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कार्बन के सोर्स को, अगर तुमको मान लो प्योर कार्बन भी मिल गया, प्योर कार्बन कम ही मिलता है, जब मान लो अगर तुमको प्योर कार्बन मिल गया, प्योर कार्बन की भी अगर हम लोग वाटर स्टीम के साथ, मतलब गैसियस वाटर के साथ 1270 केल्विन पे अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस केस में भी हमको क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है बच्चों, और हमको क्या मिलता है, H2 गैस मिलती है। तो इस केस में भी हमको क्या मिलता है, वाटर गैस मिलता है। या तो इसको वाटर गैस बोलो, या तो इसको सिन गैस बोलो, या तो इसको सिंथेटिक गैस बोलो। तो दो गैसेस, इसको गैसेस का मिक्सचर है। तो वाटर गैस में ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं, ज्यादातर मतलब जो नहीं पढ़ा होता, जो पढ़ा होता तो वो तो बहुत सिंपल है उसको बताना कि वाटर गैस में 2 गैसेस होते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ा है तो उसको लगता है वाटर गैस में वाटर जरूर मौजूद होगा, और पहला वाला ऑप्शन जो होगा ना एग्जामिनर, उसमें वाटर जरूर देके रखेगा। ठीक है, तो अब वाटर गैस पे आ ही गए तो वाटर, एक और गैस की बात कर लेते हैं, जब CO और N2 मौजूद होता है। ठीक है, जब CO और N2 मौजूद होता है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स गैस, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो CO और N2 मौजूद है तो प्रोड्यूसर गैस, CO और H2 मौजूद है तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। ठीक, चलो अब हमारा क्या बचा है, अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। देखो केमिकल रिएक्शंस में जो मुझे इंपॉर्टेंट है तुमको बताना, वो मैं तुमको बता देता हूं कि हाइड्रोजन की केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस देखो, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, वो कैसा होता है, 1s1, मतलब एक s ऑर्बिटल होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है, पाया जाता है। अच्छा देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना एक बार को NS1 भी लिख सकता हूं। तो NS1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसका होता है, ग्रुप 1 का होता है, यानी कि एल्कली मेटल्स का। हाँ, ठीक है, तो कोई कोई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो एल्कली मेटल से रिसेंबल करती हैं। कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एल्कली मेटल से क्या करती हैं, रिसेंबल करती हैं। और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, अब जैसे चूंकि देखो 1s1 है, ठीक है, यानी कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर न्यूक्लियस है, मान लो बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिटल है, सेल है, ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और बाकी जो एल्कली मेटल्स होते हैं उसमें ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से थोड़ा डिस्टेंस पे होता है, तो इजीली ये लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं।
इस इलेक्ट्रॉन को इजीली ये लोग क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, और डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव में चले जाते हैं, और पॉजिटिव में चले जाते हैं तो किसी भी निगेटिव एनायन के साथ आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्योंकि लेकिन हाइड्रोजन जो होता है, इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है, बहुत ही कम डिस्टेंस होती है। तो ये हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को उतना इजीली डोनेट नहीं कर सकता है जितना इजीली एल्कली मेटल्स डोनेट करते हैं। लेकिन चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनसे मिलता जुलता है, तो अगर हम लोग एक्सट्रीम कंडीशंस लाते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है, H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता है। देखो कब होता है, एक केस होता है ये HCl, जैसे कहोगे सर HCl में तो पहले से निकाल लिया होगा, जी नहीं, HCl जो होता है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो जब HCl को ना हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, ये टूट जाता है H प्लस में और Cl माइनस में। अब देखो वो टूटता क्यों है, क्यों टूट जाता है, इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि जो ये H प्लस होता है ना, H प्लस को जब हम वाटर में डालते हैं तो इसमें एक्सेसिव हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे कि हाइड्रेशन की फिनोमिना क्या होती है। तो जब H प्लस को वाटर में डालते हैं तो इसमें एक्सेसिव, एकदम एक्सेस में हाइड्रेशन होता है, और इस हाइड्रेशन की वजह से इनॉर्मस एनर्जी जो होती है वो इनॉर्मस का मतलब ये मत समझना एटम बम इतना, ठीक है। तो इनॉर्मस एनर्जी रिलीज होती है, और ये इनॉर्मस एनर्जी क्या रिलीज होने की वजह से ये प्रोसेस स्टेबल रहता है। तो इसीलिए HCl जो होता है वो वाटर में H प्लस के फॉर्म में रहता है। अब देखो क्या है कि जो हैलोजेंस, जो ये तुम्हारे हैलोजेंस होते हैं, ठीक है, तो हैलोजेंस की खास बात क्या होती है, हैलोजेंस की खास बात क्या होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब देखो कि एल्कली मेटल्स के साथ तो इनका रिसेम्बलेंस, इनकी जात उनके जैसी है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन अब हमको देखना है कि हैलोजेंस के साथ ये कैसे सेम है। अब देखो हैलोजेंस के साथ ये कुछ इस तरह सेम है कि हैलोजेंस जो होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और आयनिक फॉर्म में चले जाते हैं और आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है, अब हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया कि जो इकलौता इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतना करीब होता है कि ये जनरली उसको देने की प्रोबेबिलिटी नहीं रखता है, मतलब देने की संभावना नहीं रखता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन भी कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H माइनस के फॉर्म में चला जाता है। जिस तरह Cl माइनस Na प्लस के साथ मिलकर NaCl बना लेती है, उसी तरह H माइनस क्या करता है, Na प्लस के साथ मिलकर NaH बना लेता है। तो जो ऐसे कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स जिसमें आपका जो हाइड्रोजन है H माइनस के फॉर्म में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड्स, ठीक है। तो इस ये जो है बच्चों, ये सोडियम हाइड्राइड है। जब आईडी, आईडी कब लगाते हैं, जब निगेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। तो NaH सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड। अब ये देखो हाइड्राइड आयन बोलते हैं, H माइनस को हाइड्राइड आयन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिसेम्बलेंस है हेलो मतलब हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन रिसेंबल करता है बच्चों तुम्हारा एल्कली मेटल्स के साथ भी और हेलोजेंस के साथ भी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी की वजह से पता है आज तक इसकी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं हो पाई है पीरियोडिक टेबल में कि इसकी पोजीशन एक्चुअली में है कहाँ पे, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भैया इसको ग्रुप 1 के साथ रख दो, और कुछ कहते हैं कि इसको ग्रुप 17 के साथ रख दो। तो ये डिस्प्यूट है, अभी भी ये डिस्प्यूट का मामला है कि इसको किसके साथ हम रखें, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट इसमें है जिसपे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। और दो कंपाउंड मेनली आपको पढ़ना है, आपको पता है एक H2O है और एक है H2O2, ठीक है। H2O को तो हम सब लोग जानते हैं, इसको जल के नाम से जानते हैं, नीर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्म में हम इनको पहचानते हैं, एक H2O2, एक H2O, ठीक है। अब देखो
ये जो H2O और H2O2 है, ये दोनों कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो पता है यहाँ पे एक मैं चीज तुमको बता दे रहा हूं कि एक लॉ है जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक पढ़ते पढ़ते यहाँ हम लोगों ने फिजिकल का एक टॉपिक डिस्कस कर दिया, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। जब आप लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं बच्चों बेसिक कंसेप्ट में, तो वहां पे एग्जांपल किसका दिया जाता है, इसी H2O का और H2O2 का ही एग्जांपल आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब आगे तो इसमें अभी भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि इसका मेटलर्जिकल और बेरिलियम हाइड्राइड के बारे में BeH2, तो वो सब हम लोग एस ब्लॉक में डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो हाइड्रोजन के कई सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं ना बच्चों हाइड्रोजन चैप्टर में, जैसे कि नॉन मेटल के साथ हाइड्राइड, नॉन मेटल के साथ इसका कंपाउंड, जैसे कि H2O हो गया, H2S हो गया, तो ये सब हम लोग पी ब्लॉक में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो इसीलिए इसको इस चैप्टर में फिर अलग से पढ़ाने का तो कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हम लोग अलग से वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो वाटर और H2O2 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं H2O2 के फॉर्म बारे में। और H2O2 लिक्विड के बारे में तो आपको सारी जानकारी है कि उसका वेपर प्रेशर बनाता है, वो 100 डिग्री पे बॉईल करता है। लेकिन सॉलिड वाटर के बारे में आपको उतनी जानकारी नहीं होती है, किसी को जनरली नहीं होती। और अभी मैं जो आपको बात बताने जाऊंगा, ये भी बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये बात पता होगी। तो जो वाटर होता है, सॉलिड वाटर, वो दो फॉर्म में पाया जाता है। एक जो फॉर्म होता है बच्चों, वो होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म। और दूसरा जो फॉर्म होता है वो होता है एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म वो फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म वो फॉर्म होता है बच्चों जहां पे जो लेयर्स होते हैं वो प्रॉपरली अरेंज होता है। और एमॉर्फस फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स होते हैं वाटर के, उनका अरेंजमेंट जो होता है वो कोई ऑर्डर में नहीं होता है। तो जो क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जाम्पल है बच्चा, वो है आइस। और एमॉर्फस फॉर्म का जो एग्जाम्पल है वो है स्नो। अब तुम लोग को आइस और स्नो में अंतर बताऊं। फ्रिज में जो फ्रिज जो है हमारा फ्रीजर, उसमें जो पानी जमता है ना, वो उसको आइस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइस। ठीक है, और शिमला में और मनाली में जो आसमान से गिरता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो बोलते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है कि ये अपने नॉर्दर्न यूपी में, मतलब सॉरी नॉर्दर्न इंडिया में, कभी कभी ओला गिरता है, कहते हैं ना पत्थर गिर रहा है आसमान से, वो भी बर्फ ही होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो आइस को हम लोग बर्फ बोलते हैं। ठीक है, आइस को बर्फ बोला जाता है। तो हम लोग जो ये इस्तेमाल करते हैं ना बर्फबारी, तो ये गलत वर्ड है एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि आइस मतलब बर्फ होती है। स्नो जो होता है वो बर्फ नहीं, क्योंकि स्नो तो एमॉर्फस होता है। तो हमारे यहाँ जो बारिश में गिरता है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म, आपने देखा होगा, वो ऐसे ऐसे गोले गोले क्रिस्टल्स के फॉर्म में गिरता है। जो लोग यहाँ के होंगे, दिल्ली हरियाणा उत्तर प्रदेश के होंगे, उन्होंने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो बर्फ गिरती है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में गिरती है, वो क्रिस्टलाइन होती है। ठीक है, लेकिन जो शिमला वगैरह में जो बर्फ गिरती है वो रुई के फॉर्म में गिरती है, वो एमॉर्फस होता है। ठीक है, तो दो फॉर्म में वाटर पाया जाता है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है तुम्हारा एमॉर्फस फॉर्म। ठीक है, अब वाटर का यही दो फॉर्म, मेनली आप लोगों को दो ही फॉर्म है सॉलिड में जो आप लोगों को देखना है। और इसका एक फॉर्म जो सॉलिड में जब चला जाता है बच्चों, एक चीज और आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जब वाटर ना सॉलिड के फॉर्म में, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड आइस बनता है, तो वाटर का जो शेप हो जाता है वो टेट्राहेड्रॉन के शेप में चला आता है। ठीक है, उसमें जो अरेंजमेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल का, वो एक टेट्राहेड्रॉन के शेप में हो जाता है। वैसे जनरली वाटर में तो बच्चों वी शेप होता है, वी शेप का हो या तो एंगुलर शेप को, वाटर उस शेप का होता है। लेकिन जब वो जब सॉलिड स्टेट में चला आता है, जब वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में चला आता है, तो वो उस अपने वी शेप से हटकर टेट्राहेड्रॉन के फॉर्म में चला आता है। तो एक चीज ये आपके वाटर के बारे में याद रखनी है। और अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, अभी हम लोग H2O2 के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन H2O2 के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग एक और
टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हार्डनेस ऑफ वाटर, और इससे सवाल आया था नीट 2017 में। हार्डनेस ऑफ वाटर की हार्डनेस ऑफ वाटर किसे कहते हैं? यही हार्डनेस ऑफ वाटर ही डिसाइड करती है बच्चों कि कहाँ के पानी में सॉल्ट ज्यादा है या कम है। कहते हैं यहाँ का पानी बहुत सॉल्टी है, यहाँ के पानी बहुत हार्ड वाटर है ये, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, फिर मिनरल वाटर खरीदते हैं, डिसैलिनेटेड वाटर पीते हैं। विराट कोहली जो पानी पीते हैं उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन डाला जाता है, उनका 600 रुपए लीटर पानी है और वाटर ही होता है, ऐसा नहीं कि उसका केमिकल फॉर्मूला कुछ और होता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसकी वजह से, अब जैसे कि वो क्लेम करते हैं कि उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म और हेल्थ सही रहती है, अब वो तो क्या पता क्या रहती है क्या नहीं रहती है, ठीक है। तो वाटर का हार्डनेस जो होता है वही डिसाइड करता है कि ये किस तरीके की स्पीशीज के लिए सही है, किस तरीके के लिए नहीं, कौन से फसल में कौन सी पानी डाला जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि पानी जब ज्यादा एसिड वैसिड ज्यादा मिल जाता है वाटर में ना, तो फसल को बर्बाद कर, फसल के लिए पानी की जरूरत होती है, लेकिन पानी बरसने के बाद फसल बर्बाद हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सैलिनिटी लेवल नहीं है इस वाटर का जो इस प्लांट को डिमांड है। तो यही हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम लोग बात करते हैं H2O2 के बारे में, ठीक है। अब H2O2 जो है ना, इसका प्रिपरेशन हम नहीं देखेंगे, इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। H2O2 के बारे में हमारा जो डिस्कशन होगा वो इसके यूजेस के बारे में होगा, यूजेस से भी ज्यादा है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं H2O2 की। तो H2O2 के बारे में एक खास बात मैं बता दे रहा हूं कि H2O2 जो होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। हमारा H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो ड्यूअल नेचर होता है H2O2 का बच्चों। और अब हम इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ इक्वेशंस लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कब कब ये ऑक्सीडाइजिंग की तरह बिहेव करता है और कब ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम। मतलब मीडियम जो है वो एसिडिक है और वहां पे H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए Fe2 प्लस मतलब यहाँ पे Fe के ऊपर +2 पॉजिटिव है, और अब क्योंकि एसिडिक कंडीशन है तो यहाँ पे H प्लस लेंगे और हम साथ में लेंगे H2O2। अब यहाँ पे हम हेडिंग क्या डालें, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, मतलब यहाँ पे H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करेगा। अब ऑक्सीडाइज किसको करोगे, H प्लस को तो ऑक्सीडाइज किया नहीं जा सकता। अरे भाई, ऑक्सीडाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, H प्लस में एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, निकालोगे क्या? तो यानी कि ऑक्सीडाइज यहाँ पे किसको कर सकते हो, Fe2 प्लस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये H2O2 Fe2 प्लस को ऑक्सीडाइज करके किस में भेज देता है बच्चों, Fe3 प्लस में भेज देता है, ठीक है। Fe3 प्लस में भेज देता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ये बिहेव कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब देखो एक ये देखो PbS लेड सल्फाइड, यहाँ पे Pb जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे PbS, अब देखो इस केस में यहाँ पे जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं H2O2 से, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है PbSO4 में ये कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या कर लेता है, खुद कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। तो H2O2 ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगला इसकी प्रॉपर्टी, देखते हैं रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम, रिड्यूसिंग नेचर इन एसिडिक मीडियम। जैसे देखो MnO4 -6H+, ठीक है, 5H2O2, ठीक है। ये इसको कन्वर्ट कर देता है 2Mn2 प्लस में, खुद कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और
542 देखो होता क्या है MnO4 माइनस, पहली बात तो ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो अब इस Mn को अब फर्दर ऑक्सीडाइज तो किया नहीं जा सकता है, तो क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये MnO4 माइनस को ये किस में रिड्यूस करके पहुंचा देता है, Mn2 प्लस में। अच्छा यहाँ पे मैग्नीज के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे +7 था, तो +7 से +2 गया, यानी कि इसका क्या हुआ, रिडक्शन ही हुआ ना। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ठीक देखो, अगर बेसिक मीडियम में देखो जो Fe2 प्लस को ये किस में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये सबस्ट्रेट के हिसाब से बदलता रहता है। सबस्ट्रेट अगर MnO4 माइनस है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देगा। Fe2 प्लस है तो ऑक्सीडाइज कर देगा, PbS है तो ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अब देखो रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग पावर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, अब देखो जैसे I2 है, I2 यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, जब I2 को H2O2 के साथ ट्रीट करोगे, मतलब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ बेसिक मीडियम में, तो ये क्या करता है, यहां से I2 को I माइनस में कन्वर्ट कर देता है, और I माइनस में कन्वर्ट कर देता है, खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2O में, और साथ में क्या देता है, O2। देखो I2 में यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन बेसिक मीडियम में H2O2 इसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, I माइनस में। मतलब यहाँ पे I के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। तो 0 से जब -1 जाता है तो वहां पे ये क्या करता है, वहां पे उसको प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो बच्चों कुछ है इसके यूजेस, कि क्या क्या यूजेस हैं इसके। तो ये यूजेस में बेसिकली देखिए क्या है, कि हेयर ब्लीच की तरह, माइल्ड डिसइंफेक्टेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, और केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में जैसे सोडियम परबोरेट और पर कार्बोनेट के इस्तेमाल में। तो ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसमें कोई समझने की चीज नहीं है, तो ये आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। अब हमारे हाइड्रोजन चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, और लास्ट भी और इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, एक सेकंड, और ये टॉपिक कौन सा है, हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ठीक है, एक चीज यहां पे ध्यान दो, डिग्री ऑफ हार्डनेस is expressed in ppm of calcium carbonate। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीएम में जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब जैसे अगर कोई वाटर लो, उसका क्या करते हैं हम लोग, टाइट्रेशन करते हैं, उससे उसके टाइट्रेशन से हम लोग निकाल देते हैं कि कैल्शियम 2 प्लस कितना अमाउंट में मौजूद है। कैल्शियम जितना अमाउंट में मौजूद होता है, उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, वाटर के वेट के साथ डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका परसेंट आ जाएगा। अगर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो पर मिलियन आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंट आ जाएगा, मतलब पर 100 आ जाएगा, और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 1 मिलियन में। तो पार्ट्स पर मिलियन में कैल्शियम कार्बोनेट की जो कंसंट्रेशन होती है, वही दर्शाती है क्या बच्चों, हार्डनेस। और हार्डनेस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीपीएम ऑफ CaCO3 is equal to weight of CaCO3 अपॉन weight of water, ठीक है, इनटू 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है कि पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यही हार्डनेस है। मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का अगर
पार्ट्स पर मिलियन तुमने निकाल दिया, तो यही हार्डनेस की वैल्यू होती है। हार्डनेस में सिर्फ हम कैल्शियम कार्बोनेट के ही कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं। एक चीज आप लोगों को आज याद रखनी है। तो आखिरी जो टॉपिक है उसमें मैं एक तुमको क्वेश्चन दूंगा। ये क्वेश्चन है 10 लीटर वाटर कंटेन्स 10 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फाइंड द डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब देखो इसको सोल्यूशन जब करोगे तो इसमें क्या तुमको करना है, इसमें तुमको वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रखना है अपॉन वेट ऑफ वाटर रखना है इंटू 10⁶। अब देखो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 10 मिलीग्राम में है, तो एक काम करोगे ना, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो 10 इंटू 10⁻³ हो गया। वाटर 10 लीटर है, 10 लीटर का 1 लीटर जो वाटर होता है वो 1 केजी, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो 1 लीटर जो वाटर होता है वो 1 केजी के बराबर होता है। तो 10 लीटर 10 केजी के बराबर। तो लेकिन जब ऊपर वाले को ग्राम में, क्योंकि दोनों को सेम, देखो ऐसा नहीं कि ग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है, इस मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेते तो नीचे वाले को नहीं कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जनरली जब हम पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं या पार्ट्स पर बिलियन निकालते हैं तो हम ग्राम में कन्वर्ट करके निकालते हैं, ठीक है। जब ऊपर वाले को ग्राम में कन्वर्ट किया तो नीचे वाले को भी ग्राम में कन्वर्ट करोगे। नीचे वाला केजी में है तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 10 की पावर क्या हो गया 6, तो ये 10⁻³ -3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10⁻³ ऊपर जाएगा 10⁻6 और 10 10 10 10 तो कट ही जाएगा, तो इसका आएगा 1 ppm। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कितना आ गया बच्चों 1 ppm आ गया। तो अब ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, और हम लोगों ने मेन टॉपिक जैसे कि आइसोटोप हो गया, हमने कि किस किस फॉर्म में वो हाइड्रोजन पाया जाता है, H2 की सिंथेसिस कौन कौन सी होती है, लैब में अलग और इंडस्ट्री में अलग, इस पे बात कर ली हमने। वाटर के सॉलिड फॉर्म के बारे में बात कर ली हमने, H2O2 के ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर ली, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बात कर ली, ठीक है। तो कंप्लीट, और सबसे इंपॉर्टेंट तुमको ध्यान रखना है इसी हार्डनेस ऑफ वाटर पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सवाल आएगा बच्चा वो इसी टॉपिक पे आएगा, ठीक है। फिर चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वन शॉट सीरीज में। हाइड्रोजन हमने खत्म किया, अगले वन शॉट सीरीज में हम एक और चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि आपको आपकी तैयारी में एक बूस्टअप मिल जाए। धन्यवाद।